आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने जिस व्यवस्था को अपनाया वह लोकतंत्र है। और लोकतंत्र के बारे में कहा गया है कि सबसे कम बुरी प्रणाली और प्रचलित प्रणालियों में सर्वश्रेष्ठ है। जरा ध्यान दीजिएगा मेरे लाइन को कि गांधी कहते थे कि शासन कोई भी हो, शासन बुरी नहीं होती है। गांधी कहते थे, चूंकि यह देश गांधी का है, और कहते थे कि शासन कोई भी हो, शासन बुरी नहीं होती है। लोकतंत्र के बारे में उनका कहना था कि इसमें ऐसी स्थिति हो कि आदमी सरकार कम से कम शासन करे, लोगों का नैतिक स्तर इतना ऊंचा हो। ये गांधीवाद की बात है। लेकिन जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं, तो भारत ने लोकतंत्र को अपनाया। क्योंकि विश्व की जो भी प्रणालियां हैं या पहले जो भी रही हैं, पहले तो मान लीजिए कि एक लंबे समय तक पूरे विश्व राजतंत्र के द्वारा शासित रहा है, राजा के द्वारा रहा है। इसके बाद से कभी फांसीवाद भी रहा है, कभी धर्मतंत्र भी रहा है, लेकिन भारत ने लोकतंत्र को अपनाया। और इंडिपेंडेंस से पहले ही 46 में ही 2 साल 11 महीने 18 दिन के पश्चात हमारा संविधान बना। और संविधान में हमें देखते हैं कि चाहे इंडिया की बात हो, चाहे वो ब्रिटेन की बात हो, चाहे वह यूएसए की बात हो, ये 3 चीजें होता है। एक तो होता है एक्सिक्यूटिव, दूसरा हुआ लेजिस्लेचर, और तीसरा हुआ जुडिशियरी। यही 3 मुख्य रूप से यही 3 पार्ट है। तो एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। प्राचीन काल में हमारे यहाँ राजा होते थे, और राजा लगभग सबके हेड होते थे। एक्सिक्यूटिव पावर उनके पास मुख्य रूप से था ही एग्जीक्यूट करने के लिए, मंत्रियों का सलाह लेते थे। लेजिस्लेचर का जहां तक कानून बनाने का प्रावधान था, तो उसमें राजज्ञा हुआ, सर्वोपरि था ही, लेकिन धर्मशास्त्र हुए, मंत्रियों के सलाह हुए, ये सारी चीज होते थे। न्याय देने की शक्ति राजा में और सारे कोर्ट में रहती थी। आज हमारे देश में मैं मुख्य रूप से चर्चा करने जा रहा हूं प्रेसिडेंट पोस्ट के बारे में। ये पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए कि जो 395 जो भी आर्टिकल हैं, तो इसमें 1st, 2nd, 3rd, 4th आर्टिकल 1st, 2nd, 3rd, 4th ये राज्यों के बारे में, संघ शासित क्षेत्रों के बारे में है। उसके नाम, उसके सारे प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक ये नागरिकता के बारे में है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक ये नागरिकता के बारे में है। और 12 से लेकर के 12 से लेकर के 35 तक ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। और इसके बाद जो 36 से लेकर के 51 तक ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में है। लेकिन आर्टिकल 52 में चर्चा आती है राष्ट्रपति, इस पद की चर्चा आती है, जिस पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं, राष्ट्रपति। और इसी आर्टिकल 52, आर्टिकल 53 के तहत हमारे यूनियन का एक हेड होगा जो कि राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 के तहत इनके इलेक्शन के बारे में चर्चा है। तो राष्ट्रपति जो होंगे वह कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। ये एपेक्स होते हैं, हमारे हेड, हमारे नेशन के हेड ऑफ द नेशन होते हैं। एक्सिक्यूटिव के एपेक्स पर होते हैं, ये राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ये सबसे इनके तहत ही मंत्रिमंडल होता है, और वो मंत्रिमंडल शासन करता है देश पर। और ये मंत्रिमंडल के सलाह से ही राष्ट्रपति काम करते हैं। तो राष्ट्रपति हमारे यहाँ एक सर्वोच्च पद है। राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति की कल्पना की गई है, राष्ट्रपति के ये रखे गए हैं राष्ट्राध्यक्ष के रूप में। तो राष्ट्रपति हमारे राष्ट्राध्यक्ष हैं। और खास करके देखते हैं कि आर्टिकल 52, 53, 54 से लेकर के लगभग 61 में इनके इम्पीचमेंट की बातें हैं। वहां तक तो सारी बातें लगभग इन्हीं की है। फिर वाइस प्रेसिडेंट की बातें आती है, और भी राष्ट्रपति के पावर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह जहां तहां बिखरे हुए हैं। तो हम पहले ये देखते हैं कि जो राष्ट्रपति के बारे में, कि राष्ट्रपति का जो पोस्ट है, यह एक सर्वोच्च पद है। ये कार्यपालिका का प्रधान है, हेड ऑफ द नेशन है, एक्सिक्यूटिव है, एक्सिक्यूटिव का हेड है, यह फर्स्ट सिटीजन है, यह प्रथम नागरिक है देश का, यह देश को रिप्रेजेंट करता है, यह भारत का ताज है, भारत का शान है। सारे
सारे पर्यायवाची राष्ट्रपति के लिए ही हैं और सारे विशेषण इन्हीं के लिए हैं, राष्ट्रपति पद के लिए। तो यहाँ पर जो पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह इलेक्टोरल कॉलेज से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वह इलेक्टोरल कॉलेज से होता है। और इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है, यहाँ पर हमें देखते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है तो इसमें वो सारे इलेक्टेड जो भी एमएलए होते हैं और जो भी इलेक्टेड हमारे एमपी होते हैं वो लोग वोट देते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जो राज्य के जो भी एमएलए होते हैं, जो इलेक्टेड एमएलए होते हैं वो वोट देते हैं। लोकसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो वोट देते हैं और राज्यसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो वोट देते हैं। कहने का मतलब ये कि लोकसभा में हमारे ये दो एंग्लो इंडियन जो हमारे मनोनीत लोग हैं वो वोटर्स नहीं होते हैं। राज्यसभा में जो 12 नॉमिनेटेड जो लोग होते हैं वो वोटर्स नहीं होते हैं। राज्यों में किसी भी राज्य में, जहाँ के हमारे कई राज्यों में देखिए वहाँ पर बाईकैमरल है, मतलब विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद के लोग इनके वोटर्स नहीं होते हैं। इसके बाद समय देखेंगे कि जो भी विधानसभा है उसमें इलेक्टेड लोग ही इनके वोटर्स होते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन इनडायरेक्ट किया जाता है। अमेरिका के तरह, यूएसए के तरह यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। चूंकि ये रखा गया, ये बात संविधान सभा में जिसमें बातें चल रही थी, हमारे यहाँ जो व्यवस्था अपनाया गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम लोगों ने अपनाया। जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो वहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो वहाँ पर पावर दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है बल्कि इनडायरेक्ट होता है, इसलिए इस ढंग के पावर नहीं है। अगर राष्ट्रपति की पावर दे भी दी जाए तो स्थिति फिर टकराव वाली स्थिति हो जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने लगभग 150 साल तक लगभग एक ब्रिटिश शासन में रहा था और हम लोगों का जो अनुभव था, और इस दौर में क्योंकि अमेरिका की अपनी दुर्बलता है, जहाँ वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ टकराव की स्थिति आ जाती है। लेकिन चूंकि भारत में ये देखा गया है कि चूंकि मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति काम करेंगे, अमेंडमेंट 42 के द्वारा राष्ट्रपति के कुछ पावर को कम किए गए, लेकिन फिर भी जब अमेंडमेंट 44 हुआ जनता पार्टी गवर्नमेंट में, तो उस समय ये कर दिया कि नहीं, राष्ट्रपति एक बार फाइल को लौटा सकते हैं, राष्ट्रपति किसी भी वैसे बिल को लौटा सकते हैं, फिर दोबारा अगर उनको पुनर्विचार करने के लिए उनके पास भेज दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उसको साइन करना होगा। तो यहाँ और भी कई चेंजेस किए गए, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन हमें देखते हैं कि एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा। अब इलेक्टोरल कॉलेज में देखिए कि उसमें कितनी अच्छी बात है कि हर राज्य के एमएलए का वोट का वैल्यू होता है। हर राज्य के एमएलए का वोट का वैल्यू होता है इलेक्टोरल कॉलेज में, कि हर राज्य के एमएलए का वोट का वैल्यू होगा। अब इसमें ये देखिएगा कि जो उस स्टेट का जो भी पॉपुलेशन है, और जो नंबर ऑफ इलेक्टेड जो भी एमएलए हैं, एमएलए जो भी इलेक्टेड हैं, जो भी इलेक्टेड लोग हैं, इलेक्टेड एमएलए हैं, तो पॉपुलेशन को इलेक्टेड एमएलए से डिवाइड करके और तब इसके बाद इसमें भाग दिया जाता है 1000 से, और इस ढंग से एक एमएलए का वोट का वैल्यू निर्धारित होता है, और इसी ढंग से हर स्टेट के लिए किया जाता है। आज इंडिया में हम देखते हैं कि 28 स्टेट हैं और यूटी है हमारे पास 8 है। 8 यूटी में 3 यूटी ऐसे हैं जहां की वहां भी एमएलए हैं, जैसे कि दिल्ली में एमएलए हैं। हम ये देख रहे हैं कि पांडिचेरी में जो पुदुचेरी है वहां एमएलए हैं, जम्मू एंड कश्मीर में एमएलए हैं। तो उन राज्यों के जो भी एमएलए होते हैं उनके भी वोट के वैल्यू होते हैं, और इनके वोट का वैल्यू काउंट करने का यही अधिकार होता है कि जो भी पॉपुलेशन है उसका जो इलेक्टेड एमएलए हैं उसे डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। और ये जो पद्धति है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, अब ये जो चीज है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो इसमें हम आ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में होता है कि कई लोग इलेक्शन में खड़ा होते हैं, हो सकते हैं, तो कई इलेक्शन में खड़ा हो सकते हैं। तो इसमें ये भी है कि वो जो खड़ा होंगे हम लोग इलेक्शन में लोग, तो उसमें अगर एक व्यक्ति हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर कोई मोर देन 1 होता है तो वहां पर मोर देन 50% से अधिक एक आदमी को वोट आना चाहिए। और अगर सपोज कीजिए कि 4 कैंडिडेट हैं A, B, C और D,
तो आदमी वहां प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है कि हमको इसको प्रथम मर्यादा दिए, इसको सेकंड दिए, इसको थर्ड दिए, इसको फोर्थ दिए, या जिस रूप में भी दिए। तो अगर फर्स्ट राउंड के काउंटिंग में किसी को अगर 50% से अधिक अगर नहीं हो पाता है, तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट उसमें जिस व्यक्ति को सबसे अधिक कम वोट आया रहता है उसको हटा करके और उसके जो दूसरे वरीयता के वोट जो मिले हुए होते हैं वह इसमें जोड़ दिया जाता है, और एक क्रम तब तक चलते रहता है जब तक एक आदमी को 50% नहीं आ जाता है। तो इस ढंग से इसमें 50% से अधिक आना चाहिए, तभी आदमी निर्वाचित होगा। दूसरी बात है कि हर राज्यों के साथ ऐसा किया जाता है कि इसमें कि हर राज्यों के एमएलए का वोट का वैल्यू होता है। हर राज्य का, अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि इंडिया में में राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ था और उसमें एमएलए का जो वोट का वैल्यू था टोटल एमएलए के वोट का वैल्यू इस समय के इलेक्शन में बता रहा हूं कि 2017 में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ तो टोटल एमएलए का वोट का वैल्यू था 5,49,495। अब जो एमएलए के वोट हुए ये सारे राज्यों के एमएलए के वोट का वैल्यू हो गया, और इसमें हमारे जो टोटल मान लीजिए कि जो भी हमारा लोकसभा और प्लस राज्यसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो जितना भी हो, चाहे वो 750 हो 770 हो, तो इसमें अगर डिवाइड कर देते हैं तो एक एमपी के वोट का वैल्यू होता है। स्वाभाविक है कि यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यह 5.5 लाख के आसपास है, तो 5.5 लाख 5,49,000 5,49,495 ये सारे एमएलए के वोट का वैल्यू हुआ, और ठीक इतना ही सारे एमपी के वोट का वैल्यू हुआ। तो एमएलए का वोट का वैल्यू इतना हुआ और एमपी के भी वोट का वैल्यू इतना हुआ, तो ये लगभग 11 लाख के आसपास हो जाता है। तो 11 लाख के आसपास से वोट का वैल्यू हो रहा है ये दोनों एमएलए और एमपी का मिला करके, और जो लोग वोट दे रहे हैं हमारे इलेक्टेड जो भी एमएलए हैं और इलेक्टेड जो भी एमपी हैं, तो सारे लोगों का वोट का वैल्यू मिलाकर के इतना होता है जो कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोटर्स होते हैं। अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो वहां केवल लोकसभा और राज्यसभा के लोग ही वोटर्स होते हैं, और इसमें राज्यों के लोग वोटर्स नहीं होते हैं वाइस प्रेसिडेंट में। अच्छा, अब पहली बात तो ये है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में हम ये देख रहे हैं कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में यह पद 5 साल के लिए 5 इयर्स के लिए होगा। यह जो जब से आदमी उस पोस्ट पर जाएगा तो 5 साल के लिए जाएगा। इसकी योग्यता है कि 35 इयर्स का एज होना चाहिए, 35 इयर्स का एज होना चाहिए, वह भारत का सिटीजन होना चाहिए, और वह लोकसभा का मेंबर होने का उसके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए अगर राष्ट्रपति की बात है तो। और दूसरी बात कि अगर वहीं अगर जो वाइस प्रेसिडेंट की बात होती है तो राज्यसभा के लिए एलिजिबल होना चाहिए, मतलब उसके जो अर्हता है, उसका जो कंडीशन है, उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा रखा गया है, और 35 इयर्स का एज होना चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये सारे प्रावधान किए गए हैं, और वह अपने पद को धारण करने से 5 साल तक वह उस पद पर बना रहेगा। वह पद से हट कब सकता है, तो हट सकता है उस परिस्थिति में जबकि वह या तो रिजाइन कर दे, या उसका डेथ हो जाए, या उसका दूसरा होता है कि उसका इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। तो इम्पीचमेंट से हटाने का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 61 के तहत है कि इस इम्पीचमेंट के प्रोसेस को हटाया जा सकता है। तो इम्पीचमेंट कब होगा, जब वह संविधान का उल्लंघन करता है, जब वह कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम नहीं करेगा तब तो वहां पर इम्पीचमेंट की बात होगी। आर्टिकल 61 के अनुसार उसका इम्पीचमेंट का प्रावधान है कि इम्पीचमेंट के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। और इस इम्पीचमेंट एक सामान्य बात नहीं है, बल्कि इसके लिए 1/4 1/4 मेंबर साइन करके देंगे, और उसको एक सदन में रखा जाएगा और दूसरा सदन उसको जांच करेगा। एक सदन में रखा जाएगा और दूसरा सदन उसका जांच करेगा, और इसमें 2/3 मेजोरिटी से पास होगा तब जाकर राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। और लोकसभा या राज्यसभा में जो भी कार्यवाही होगी उस कार्यवाही में प्रेसिडेंट या तो डायरेक्ट अपने भाग ले सकता है, या उसका प्रतिनिधि को जाकर के उसके पक्ष को रख सकता है, तो उस कार्यवाही में उसको भाग लेने का अधिकार है। और
2/3 बहुमत से हटाया जाएगा, तब वो जिस समय हटाया जाएगा उसी समय से राष्ट्रपति का पोस्ट खाली माना जाएगा। राष्ट्रपति के होने के लिए भी एक बात अवश्य है कि राष्ट्रपति होने के लिए ये कंडीशन दिया गया है कि उसके पास कोई लाभ का पद नहीं हो। हाँ, वो पहले से अगर एमएलए है, पहले से अगर एमपी है, पहले से वो मिनिस्टर है, पहले से वो राज्यपाल है, तो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, और जिस समय वो पद को धारण करेगा उस समय पिछला पोस्ट उसका अपने आप खत्म हो जाएगा। लाभ के पद कहने का मतलब यह है कि अगर वह मंत्री है, राज्यपाल है, तो आदमी राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन साथ साथ दोनों पोस्ट कंटिन्यू नहीं करेगा, और राष्ट्रपति होने के बाद से अन्य किसी पद पर आसीन नहीं रह सकता है, वह भारत का राष्ट्रपति ही रहेगा, और वह संवैधानिक प्रधान है। तो इस रूप में देख रहे हैं कि राष्ट्रपति के पद की बातें की गई है और इनके इम्पीचमेंट की बातें की गई, तो इस ढंग से इनके प्रावधान हैं। अब इसमें एक चीज देखते हैं कि राष्ट्रपति के जो भी अधिकार हैं, तो राष्ट्रपति के अधिकार के बारे में, क्योंकि राष्ट्रपति जब भी राष्ट्रपति के अधिकार की बातें आती है, प्रेसिडेंट की बातें आती है, तो प्रेसिडेंट के पोस्ट में इंडियन प्रेसिडेंट का पोस्ट एक देखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडियन प्रेसिडेंट का पोस्ट, और दूसरा एक देखते हैं कि यूएसए के प्रेसिडेंट का पोस्ट, और एक देखते हैं कि ब्रिटेन में, यूके में यहाँ का जो किंग का जो पोस्ट है इसका, और यूएसए के प्रेसिडेंट का पोस्ट और इंडिया के प्रेसिडेंट का पोस्ट अक्सर कंपेयर किया जाता है। पहली बात कि यूके का जो भी राजा का पद होता है वह हेरिडिटरी है, वह यहाँ राजा का जो पोस्ट है वह हेरिडिटरी है। यहाँ का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यहाँ का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यहाँ पर यूएसए में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यहाँ पर इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन है। तो यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन है, यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन है। दूसरी बात यह कि यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म है। दो चीज को याद रखिएगा खास करके आप लोग, कि एक तो होता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, क्योंकि यहाँ पर जो लेजिस्लेचर होता है, यहाँ पर लेजिस्लेचर जो होता है, लेजिस्लेचर, और यहाँ पर एक्सिक्यूटिव, और यहाँ पर लेजिस्लेचर और एक्सिक्यूटिव। अमेरिका में सीनेट है या कांग्रेस है जो लेजिस्लेचर के रूप में है, और जो एक्सिक्यूटिव है तो राष्ट्रपति अपने लोगों को रखते हैं एक्सिक्यूटिव में। वो लोग लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। वहां जो भी लोग हैं वो लोग राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। स्वाभाविक है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो जो भी एक्सिक्यूटिव के जो भी राष्ट्रपति अपने काम धाम को करने के लिए, अपने काम के संचालन के लिए एक्सिक्यूटिव के लोगों को रखता है, जो भी लोगों को अपने साथ रखता है, जो भी उसके क्वार्टरी में जो भी लोग होते हैं वो लोग इसके मेंबर्स नहीं होते हैं, और वो इसके प्रति उत्तरदायी भी नहीं होते हैं, और वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के जो भी लोग होते हैं इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए। स्वाभाविक है इस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट बहुत पावरफुल होगा, क्योंकि जब राष्ट्रपति के सलाहकार, राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति के जो पोर्टफोलियो को डील करने वाले लोग हैं, जब वो लेजिस्लेचर के प्रति जब रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो स्वाभाविक है कि वहां पर एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता है जो कि पूरे फुल पावर में हो। इंडिया में हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है वो वैसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में यह है कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत चीज बातें माननी पड़ती है। कुछ जो वैसी बातें होती है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करके सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट पर भी रोक लगाती है, लेकिन अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट मोस्ट पावरफुल हो जाता है इस मामले में, क्योंकि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्ट में। वैसे ही यूके में हम देखते हैं कि यहाँ का जो पार्लियामेंट है ये काफी पावरफुल हो जाता है। लोग कहते हैं कि दिन के यहाँ का सुप्रीम कोर्ट और यहाँ का पार्लियामेंट दिन को रात बना देगा, कुछ भी घोषित कर देगा, ये बातें अलग है। खैर, इंडिया में जो भी प्रेसिडेंट का जो भी पोस्ट होता है, तो जो पावर की बात आ रही है, हम देख रहे हैं कि यहाँ का लेजिस्लेचर और यहाँ का एक्सिक्यूटिव, क्योंकि हमारे यहाँ लेजिस्लेचर के लोग ही, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के लोग ही कुछ लोग होते हैं जो कि मंत्री होते हैं,
बल्कि हमारे सारे मंत्री के लिए ही ये बाध्य किया गया है, नियम बनाया गया है कि हमारे जो भी सारे मंत्री होंगे वो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स होंगे। अगर किसी वैसे व्यक्ति को जिसको कि लोकसभा राज्यसभा के मेंबर नहीं है, अगर उनको बना दिया जाता है मंत्री, तो उनको 6 महीने के भीतर इसकी सदस्यता लेनी होती है। तो हमारे यहाँ कोई भी विधेयक, कोई भी चीज वैसा जो होता है वो खुद ही एग्जीक्यूटिव शुरू करती है, जिसका कि मुख्य चीज है कि वो उस लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर होते हैं, वही लोग मंत्री होते हैं, वही लोग काउंसिल के द्वारा ही किसी भी चीज को रखा जाता है पास होने के लिए, कानून बनने के लिए लोकसभा में और राज्यसभा में, और वो जाकर के प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है चलाना, जिन लोगों की जिम्मेदारी बनता है कानून को बनाना और देश को चलाना, वही लोग उस कानून को रख रहे हैं। यहाँ पर अमेरिका में वो बात नहीं है, इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि राष्ट्रपति का अधिकार भी कुछ हद तक सीमित है, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ हद तक सीमित है, जो कि यूएस के रेस्पेक्ट में कम कहा जाएगा। यहाँ संवैधानिक प्रधान के रूप में है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को भी वो अधिकार नहीं है जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है। अब हम ये देख रहे हैं आगे चल करके कि इनके क्या अधिकार है, इसमें हम वीटो की भी चर्चा करेंगे। तो पहली बात कि इनके जो भी पावर है, तो पहली बात कि इनके जो भी राष्ट्रपति जी के हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी पावर है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में देखते हैं कि यह प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को नियुक्त करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को नियुक्त करते हैं, ये हाई कोर्ट के जस्टिस को नियुक्त करते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को नियुक्त करते हैं। इसके बाद से अपॉइंट करते हैं इन सारे लोगों को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सारे लोगों को एक एक करके अपॉइंट करते हैं, ये अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं, ये हमें देखते हैं कि यूपीएससी मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, ये जो भी संघ लोक सेवा आयोग है उसके मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, उसके जो भी अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उसको अपॉइंट करते हैं। तो ये सारे जो बड़े बड़े पद हैं उसको अपॉइंट करने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को है। तो इस ढंग से देखते हैं कि इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, चाहे वो जुडिशियरी के गणमान्य लोग हों, या जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो भी लोग हों, या राज्यों के राज्यपाल हों, तो सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके साथ साथ हमें देखते हैं कि इनके एडमिनिस्ट्रेटिव के पावर के बाद से इनको मिलिट्री पावर भी है, कि यह जो मिलिट्री पावर भी है, लेकिन मिलिट्री पावर में ये बात कहा गया है कि ये तीनों सेना के भूतपूर्व सेना के प्रधान हैं, लेकिन पार्लियामेंट उसको रेगुलेट करती है। ऐसा नहीं उसमें जैसे कि इंग्लैंड, जैसे कि ब्रिटेन में ये है, यूएसए में जैसे कि राष्ट्रपति का अधिकार है, जिसे एकदम कहिए कि उसको एब्सोल्यूट राइट है, यूएसए में उस ढंग की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये तीनों सेना के प्रधान हैं, लेकिन यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इनको रेगुलेट करने के लिए पार्लियामेंट है, तो यहाँ पर इनको ये मिलिट्री पावर दिया हुआ है। इसी ढंग से इनके हम देखते हैं कि इनके पास विधायी अधिकार भी हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जो भी लोकसभा है या जो भी राज्यसभा है, तो लोकसभा या राज्यसभा में ये देखते हैं कि कोई भी ऐसा जो नया इलेक्शन होने के बाद से नया जो सेशन का शुरुआत होता है, तो उसको इनॉग्रेट करने के लिए हमारे प्रेसिडेंट ही होते हैं। हर साल में पहला सेशन शुरू करने का प्रेसिडेंट ही होते हैं। 5 साल पर से लोकसभा अपने आप डिजॉल्व हो जाता है 5 साल का पीरियड पूरा होने पर, लेकिन बीच में अगर कोई सरकार अगर बहुमत खो देती है तो वहाँ पर उसको राष्ट्रपति डिजॉल्व कर सकता है। तो डिजॉल्व करने का अधिकार लोकसभा को, इसके बाद से सेशन का शुरुआत करने का, सेशन को आउट करने का, जब नई लोकसभा होती है तो हमारा राष्ट्रपति का यह अधिकार होता है कि वो जो भी हमारे सरकार के जो भी दृष्टिकोण होते हैं उसको रखते हैं वहाँ पर, वो संयुक्त अधिवेशन हो या चाहे मान लीजिए कि वो लोकसभा हो, कहीं भी अपना अभिभाषण देते हैं। इसी ढंग से साल के शुरुआत में देते हैं, वो सत्र का अवसान कर सकते हैं। हाँ, ये चीज है कि जो नित्य जो डेली का कार्य है एडजॉर्नमेंट वगैरह उस सत्र का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन सत्र को आहूत करना, सत्र को बुलाना, इन सारे चीजों में कई ऐसे बिल होते हैं जो कि मनी बिल वगैरह होते हैं, जो कि 110 के तहत है, आर्टिकल 110 के तहत मनी बिल दिए गए हैं। तो उसमें देखते हैं कि उसमें राष्ट्रपति का ये अधिकार है कि वो उनका प्री परमिशन जरूरी होता है, वहां पर राष्ट्रपति का भी और आपको लोकसभा स्पीकर का भी। लोकसभा स्पीकर ही डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या कोई फाइनेंस बिल है, या जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी
होगा या राज्यों के टैक्स संबंधी जो भी बातें होगी तो उसमें प्रेसिडेंट का परमिशन आवश्यक होता है वैसे बिल में। तो इस ढंग से इनके विधायी अधिकार भी हैं, इनके मिलिट्री अधिकार भी हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार भी हैं। और हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति को और सारे अधिकार से मान लो इनको डिप्लोमेटिक राइट भी है, इनको डिप्लोमेटिक राइट है, इनको राजनयिक शक्तियां मिली हुई है। तो राजनयिक शक्ति में हमें देखते हैं कि किसी भी देश का साथ कोई ट्रीटी करना हुआ, कोई बात करनी हुई, देश को रिप्रेजेंट करना हुआ, या बाहर के राज्यपाल, बाहर के जो भी लोग आते हैं तो हमारे प्रेसिडेंट से मिलते हैं क्योंकि हमारे नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाहर के जो भी एम्बेसडर वगैरह आते हैं, हाई कमिश्नर आते हैं, जो भी मान लो कॉमनवेल्थ कंट्री में वहाँ पर हाई कमिश्नर होता है, तो हाई कमिश्नर हुए या एम्बेसडर हुए तो सारे लोग अपने परिचय पत्र लेकर राष्ट्रपति को दिखाते हैं, उनसे मिलते हैं। इस रूप में राष्ट्रपति के अधिकार होते हैं। इसके साथ साथ हमें देखते हैं क्योंकि राष्ट्रपति, मैं बताया कि जैसे कि हमारे यहाँ राजा का पोस्ट होता है, राष्ट्रपति का पोस्ट है, तो यह एक्सिक्यूटिव का हेड है ही, मिलिट्री का हेड है, डिप्लोमेटिक पावर है, ये सारे चीज हैं। लेकिन इसके अलावे भी जो एक महत्वपूर्ण चीज है कि वह जुडिशियल मामले में भी कुछ अधिकार रखता है। जैसे कि देखते हैं कि राष्ट्रपति को इसमें जो सारे जो अधिकार बटे हुए हैं, तो राष्ट्रपति के हम अधिकार देखते हैं कि इनको जो भी अधिकार मिला हुआ है, तो यहाँ पर एक अधिकार है यहाँ पर पार्डन। जैसे कि कोई भी आदमी अगर मान लीजिए कि अगर ये है, तो अगर किसी को मृत्युदंड मिला हुआ है या किसी भी रूप में कोई भी दंड मिला हुआ है, चाहे आजीवन कारावास से मिला हुआ है या सश्रम कारावास मिला हुआ है या साधारण कारावास मिला हुआ है या किसी भी रूप का पनिशमेंट है, चाहे वो कैपिटल पनिशमेंट हो या सिंपल पनिशमेंट हो, तो राष्ट्रपति उसको पूर्णतया पार्डन कर सकते हैं। राष्ट्रपति उनको पूर्ण रूप से हटा सकते हैं। वो सारे वो जो भी उन पर आरोप है, जो भी उन पर सजा मिली हुई है, उस सजा को पूरे माफ कर सकते हैं। तो एक पार्डन संबंधी अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को है। तो इसमें हम ये देखते हैं कई बार लोग कंपेयर करते हैं, तो आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161, आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161, तो ये जो है सो राष्ट्रपति का अधिकार है, ये जो है सो राज्यपाल का अधिकार है। ये राष्ट्रपति का अधिकार है, ये राज्यपाल का अधिकार है। तो पार्डन करने का अधिकार ये जो है सो राष्ट्रपति का है। ये पूर्ण रूप से मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। यहाँ पर राज्यपाल में अंतर आ जाता है कि इसको मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। इसके अलावे जो भी सेना के दल के द्वारा जो भी कोर्ट मार्शल होता है, तो कोर्ट मार्शल के रूप में राष्ट्रपति अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ये राज्यपाल को अधिकार नहीं है। तो एक मृत्युदंड को क्षमा करने का, हाँ, राज्यपाल को रेमिशन का राइट है, कम्यूटेशन का राइट है, जो और सारे राइट हैं सो है, रेप्राइव का राइट है, आपको रेस्पाइट का राइट है, लेकिन वो पूरे क्षमा करने का राइट नहीं है जो कि मृत्युदंड को क्षमा करता है। तो मैं इस पर ये लिख रहा हूँ कि पहला जो है सो पार्डन और कोर्ट मार्शल, तो ये जो पूर्ण रूप से मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार है, ये राष्ट्रपति को है और ये राज्यपाल को नहीं है। दूसरी बात कि ये जो पार्डन हुआ, दूसरा जो देख रहे हैं हम कि दूसरा जो भी अधिकार है, तो इस सारे अधिकारों का मैं चर्चा कर रहा हूं। तो पहला अधिकार दिया कि पार्डन, ये आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161। तो पार्डन का अधिकार यह है कि जैसे कि राष्ट्रपति ने किसी को पार्डन दे दिया, अगर क्षमा दे दिया, तो पूर्ण रूप से वो हमारे यहाँ पे ऐसा आदमी हो जाएगा, उसको फिर कोई ऐसी बात नहीं है। राष्ट्रपति ने मृत्युदंड को क्षमा दे दिया, कोई मृत्युदंड प्राप्त कोई व्यक्ति उसको पूर्ण रूप से एब्जॉल्व ऑफ ऑल एलिगेशन, कहने का मतलब कि पूरे वो आम आदमी हो गया, तो अगर उसको पार्डन दे दिया गया तब। तो दूसरी बात यह है कि ये जो भी क्षमा करने जो भी अधिकार है राष्ट्रपति के और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के और राज्यपाल के, ये उनके स्वविवेक पर नहीं है, बल्कि ये भी मंत्रिमंडल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सलाह पर लोग काम करते हैं। अगर कोई आदमी अगर वैसा जाता है, अपना पिटीशन देता है, मर्सी पिटीशन अगर दे रहा है, तो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति फिर गृह मंत्रालय लिखते हैं, गृह मंत्रालय उनके राज्यों को भेजता है, फिर रिकमेंडेशन आता है, फिर इसके बाद से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विचार करता है, जो रिकमेंडेशन होता है उस पर राष्ट्रपति अपने मंतव्य को रखते हैं। तो ये हुआ पार्डन का अधिकार हुआ। दूसरा जो होता है कॉम्यूटेशन। तीसरा जो होता है रेमिशन।
अब देखिए कि कम्यूटेशन जो है लघुकरण हुआ और रेमिशन जो हुआ सो इसको कहते हैं सर हिंदी में परिहार बोलते हैं। तो कम्यूटेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो भी अधिकार हैं तो यहाँ पर नेचर बदल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी को सश्रम कारावास है, तो वो साधारण कारावास में बदल जाएगा। तो यहां पर है कि सपोज कीजिए किसी को सश्रम कारावास है तो साधारण कारावास हो जाएगा। तो इस ढंग से यहां पर नेचर भी बदल सकता है कम्यूटेशन में। और रेमिशन में है कि विदाउट चेंज ऑफ कैरेक्टर, विदाउट चेंज ऑफ नेचर ऑफ पनिशमेंट। मतलब यहां पर जो कहते हैं कि जो परिहार है किसको बोला गया है, तो यहां पर तो लघुकरण है कि यहां पर है कि उसके नेचर में चेंज आ सकता है, लेकिन रेमिशन में नेचर में चेंज नहीं आएगा। रेमिशन में नेचर में चेंज नहीं आएगा, इसमें समय कम हो जाएगा, 20 साल के बाद 10 साल हो जाएगा, 10 साल के बाद 5 साल हो जाएगा, लेकिन सश्रम ही रहेगा। जो सश्रम कारावास है सश्रम कारावास ही रहेगा, जो भी आपका साधारण कारावास है साधारण ही रहेगा। इसीलिए रेमिशन फांसी वाले आदेश में रेमिशन काम नहीं करता है, इसलिए कि किसी को मान लीजिए आधे घंटे फांसी देना है, इसका मतलब थोड़ा है कि 10 मिनट फांसी दे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर नेचर में परिवर्तन की बात है। फांसी चाहे 10 मिनट दीजिए 5 मिनट दीजिए, आदमी नंबर ही जाएगा, फिर बात ही काम ही खत्म हो गया। तो रेमिशन जो है यहाँ विदाउट चेंज ऑफ नेचर, यहाँ पर होता है कि नेचर में चेंज करना। इसके बाद से एक देखते हैं कि रेस्पाइट, रेस्पाइट और एक होता है रेप्राइव। रेस्पाइट और रेप्राइव ये दो चीज है, इस वर्ड को याद रखिए। तो यहां पर देख रहे हैं कि रेस्पाइट जो है यह वैसे चीज में है जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कोई महिला कोई प्रेगनेंसी में है, कोई आदमी डिसेबल्ड है, कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उसको माफी करने का, उसके सजा को कम करने का। कोई महिला कोई प्रेगनेंसी में है उसके सजा को कम करने का, तो ये आता है रेस्पाइट में आता है। और रेप्राइव का मतलब ये होता है कि अगर सपोज कीजिए कोई आदमी पिटीशन दिया और मान लीजिए कोई खास डेट दे दिया गया कि आज मान लीजिए कि 20 तारीख को पिटीशन दिया गया और उसको 22 को चाहे उसको 10 दिन के बाद फांसी पड़नी है, तो इसमें होता है कि कुछ दिन के लिए उसको स्थगित कर दिया गया। सपोज कीजिए राष्ट्रपति जी कहीं चले गए दूसरे देश में, यूएसए में चले गए, यूके में चले गए, लौट के आएंगे तब तक तो इसका फांसी ही पड़ जाएगा। तो यहाँ पर इसको रोकने के लिए कुछ दिन के लिए इसको स्थगित कर दिया जाता है और इसको बोलते हैं रेप्राइव बोलते हैं। तो ये मुख्य रूप से 5 हो गए। एक हुआ कि पार्डन हुआ। पहली बात तो राज्यपाल का और राष्ट्रपति के ये जो आर्टिकल का डिफरेंस हो गया 72 और 161। इसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि कोर्ट मार्शल में राज्यपाल का कोई अधिकार नहीं है। मृत्युदंड को पूर्ण माफ करने का अधिकार, उसको क्षमा करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। यहाँ पर ये अधिकार पूरे राष्ट्रपति को है। यह केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह पर काम करेंगे, यह मंत्रिमंडल का रिकमेंडेशन करते हैं। इसमें इन चीजों का भी रखा गया है ख्याल कि ये जो भी सजा जो मिलनी है या राष्ट्रपति के द्वारा जो भी माफी दी जाती है, तो इसमें कई बार सवाल उठते हैं कि ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ पक्षपात की बात हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हाँ इसमें जगह जुडिशरी को कमजोर किया जा रहा है। लेकिन चूंकि ये अधिकार मिले हुए हेड ऑफ द नेशन है, तो उनको कुछ विधायी अधिकार भी है, एक्सिक्यूटिव में तो हेड है ही, कुछ इनको ये मिलिट्री पावर भी है, इनको ये पार्डन करने का भी, क्षमा करने का भी अधिकार है। तो इस रूप में पार्डन का अधिकार हो गया क्योंकि पूर्ण रूप से क्षमा कर दी। कम्यूटेशन हो गया जिसमें कि वो देख रहे हैं कि नेचर को चेंज कर सकते हैं, सजा के नेचर को। और जो रेमिशन हो गया वहां पर यह है कि विदाउट चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑफ पनिशमेंट, उसको कम कर सकते हैं। इसमें सजा के नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वहां रेमिशन हो गया मतलब कि टाइम घट जाएगा यहाँ रेमिशन में। चौथा होता है कि रेस्पाइट होता है। तो रेस्पाइट का मतलब होता है जैसे मान लो कोई महिला कोई प्रेग्नेंट है तो वहां रेस्पाइट हो गया, और रेफ्राइव हो गया, कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया। तो राष्ट्रपति के इस मामले में अधिकार है। इसके अलावे भी और कई जगह भी देखते हैं कि जैसे राष्ट्रपति के पास हम देखते हैं कि कई अधिकार हैं और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति के अधिकार हर जगह बिखरे पड़े हुए हैं। राष्ट्रपति के अधिकार अब ये देखिए कि सेशन अगर नहीं चल रहा हो, अगर पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा हो, तो राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार होता है। ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार होता है और यह आर्टिकल 123 के तहत होता है। ऐसा स्टेट में भी है कि स्टेट में राष्ट्रपति को अधिकार होता है, वहां पर इसको राज्यपाल को आर्टिकल 223 में
तो यहाँ राज्यपाल का अधिकार हो गया। और यहाँ पर खैर मैं चर्चा कर रहा हूँ इसका, तो यहाँ पर राष्ट्रपति को अधिकार है कि 123 में राजा जो प्रेसिडेंट होता है वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। और यह ऑर्डिनेंस उस समय जारी किया जाएगा जबकि ये फ्लोर पर नहीं होगा पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट फ्लोर पर नहीं होगा, जब पार्लियामेंट फ्लोर पर रहेगा तब पैरेलल रूप से ऐसा कुछ नहीं है कि ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाएगा। जबकि राष्ट्रपति को ये अधिकार तभी है, वही मंत्रिमंडल के सलाह के अनुसार ये अधिकार तभी है कि जब पार्लियामेंट फ्लोर पर नहीं हो और वैसा कोई आवश्यक चीज जहाँ कानून बनाने की जरूरत हो, तो वहां पर राष्ट्रपति इस आर्टिकल का उपयोग करते हुए 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और फिर जब सेशन शुरू होगा तो 6 वीक के भीतर उसको पास किया जाएगा, और नहीं पास हुआ तो खत्म हो जाएगा, सीज हो जाएगा। इसके अलावा भी आर्टिकल 143 के तहत, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट से किसी बिंदु पर सलाह मांग सकते हैं। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी बिंदु पर सलाह मांग सकते हैं, और ऐसा इंडिया में कई बार मांगा गया है। जब खुद ही राष्ट्रपति एक बार हुआ था कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जो केस था, तो उसमें इन्होंने सलाह मांगा था। हालांकि उस समय सुप्रीम कोर्ट का ये आया उधर से, जो ये डायरेक्शन, तो जवाब यही आया उधर से कि चूंकि मामला कोर्ट में लंबित है इसलिए इस पर सलाह नहीं दे सकते हैं। तो 143 के तहत ये सलाह मांग सकते हैं, किसी भी बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट से मशविरा कर सकते हैं। 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। एक जो पब्लिक पर्स का गार्जियन होता है, आपको मैं छूट रहा था, 148 के तहत एक कैग होता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसको भी अपॉइंट करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। और इसके जो भी ऑडिट करता है ये पार्लियामेंट में रखा जाता है, वहाँ पब्लिक अकाउंट कमेटी इसको देखती है, इसको विचार करती है। तो एक कैग का भी, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन वगैरह का भी, सबको अपॉइंट करने का अपॉइंटिंग अथॉरिटी के रूप में राष्ट्रपति की चर्चा आती है। अब राष्ट्रपति के बारे में कहते हैं कि राष्ट्रपति का वीटो का अधिकार, एक वीटो जो शब्द है कि वीटो लगाना, तो राष्ट्रपति के पास जो वीटो का अधिकार होता है, तो राष्ट्रपति के पास इंडिया में जैसे कि मनी बिल पर राष्ट्रपति को ऐसा अधिकार नहीं है कि कुछ भी उसमें उसको हस्ताक्षर करना ही होता है। लेकिन दूसरे जो अन्य कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी बिल होता है, तो राष्ट्रपति उनको विचार करने के लिए भेज सकता है, वो लौटा सकता है उस समय। तो चूंकि हमारे यहाँ मैं बताया था अमेरिकन राष्ट्रपति का ये करते हुए कि हमारे यहाँ जो वीटो का राइट है उस ढंग का नहीं है, लेकिन तब भी हमारे यहाँ एक समय ऐसा अभी आया हुआ है कि राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो को यूज किया है। और वो समय था 1986 में, जब पोस्टल बिल था, तो उसको ज्ञानी जैल सिंह ने कहा था कि नहीं, इससे उसकी स्वतंत्रता खत्म होती है, और उसको रख दिया। क्योंकि जो भी चीज राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए भेजा जाता है तो कुछ वैसा नहीं है कि कोई खास पीरियड होता है कि इतना पीरियड के भीतर आपको साइन करना ही है। अगर वो रख दिए अलमीरा में टेबल पर धूल पड़ने के लिए, तो उसका कोई जरूरी नहीं है कि उसका निष्पादन हो ही। तो इस सब मामले में इंडिया में पॉकेट वीटो का प्रावधान भी है, क्योंकि एक बार यूज हो चुका है 86 में जैल सिंह के टाइम में। उस समय ये पॉकेट वीटो राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी और पॉकेट वीटो का उन्होंने यूज किया था। और वो जो डाकघर जो बिल है आज तक पास नहीं हुआ, लेकिन मनी बिल में कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात है कि अन्य बिल कोई भी ऐसा आता है जो दोबारा पुनर्विचार करके भेजा जाता है और फिर वो पास होकर गया जाता है, तो वहां राष्ट्रपति को साइन करना ही होगा। हाँ, एक्सेप्ट वैसे चीज जैसे कोई भी अगर वैसा चीज आता है और फिर वो मंत्रिमंडल ही खत्म होने वाली है और नया मंत्रिमंडल आकर कह दे कि नहीं, इस पर साइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नई सरकार उस चीज के विरुद्ध हो, तो वहां राष्ट्रपति वहां पर उसको रोक सकते हैं। राष्ट्रपति वहां पर रोक सकते हैं। तो इस रूप में हम देख रहे हैं, ऐसे सामान्य रूप से देखते हैं, एक पॉकेट वीटो को छोड़ करके एक मनी बिल की बात अलग होती है। और सारे बिल में दोबारा कोई रिकमेंडेशन आता है तो राष्ट्रपति जनरली पास कर देते हैं और उससे कोई टकराव की बात नहीं होती है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति को लोकसभा में एंग्लो इंडियन 2 व्यक्तियों को नॉमिनेट करने का अधिकार, और राज्यसभा में जो हमारे यहाँ राज्यसभा का सीट है कि यहाँ पर 250, तो यहाँ पर 12 मेंबर्स जो भी होते हैं, 12 मेंबर वो इलेक्टेड होते हैं जो कि अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट लोग होते हैं। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह उन लोगों को नॉमिनेट करता है। इसके अलावा
और भी कई जगह देखते हैं कि जो भी ट्राइबल एरिया जो रहे हैं या कई ऐसे चीज़ हैं जहाँ राष्ट्रपति के अधिकार जहाँ तहाँ हर जगह बिखरे हुए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति एक सिंबॉलिक रूप से पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और पूरे गार्जियन के रूप में हैं और हेड ऑफ द नेशन है। इसलिए राष्ट्रपति हमारे लिए एक, क्योंकि रिपब्लिक इसीलिए है कि हमारे राष्ट्रपति हमारे इलेक्टेड होते हैं। थैंक यू।